हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था नए राज्यों से। तो कल हमने थोड़ा सा जो था ताम्र आपका लिपियों को हमने इसमें पढ़ा और इसमें देखा और सबको हमने इसमें बहुत अच्छे से आपका देखा। इतना हम पढ़ चुके थे, इतना हम गौर करके देख चुके थे, इस पर हम लोग आपका एक एक करके सब चीजों को आपका बात कर ली। ठीक, अगर हम लोग इससे आगे बढ़ें और इससे आगे चलें, सबको गौर करके देखें तो ये सारी चीजें हमको समझ आए। अब था हमने देखा कि जो युद्ध थे कुछ वो आपका धन के लिए भी लड़े जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आपका अगर कुछ भी चलाना है, कोई राज्य साम्राज्य, तो उसमें धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। ठीक, और उस धन साम्राज्य की चीजों को कैसे कैसे वो मैनेज करते हैं, इसमें इन सब चीजों के बारे में आपका जैसा कि हमने देखा है 62-66 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण, कह रहे बहुत बड़े ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या कराया, आपका मंदिरों में आपका निर्माण करवाया, अपनी सत्ता और संघर्ष का प्रदर्शन करने के लिए प्रयास कि उनके पास कितनी सत्ता है, कैसे संसाधन है, इसका वो लोग प्रयास करते थे। आप भी जानते हैं कि एक समय था मंदिर की भव्यता को दिखाने के लिए कि मंदिर कैसा हो, कैसा डेवलपमेंट हो, ये चीज हो, उसकी भव्यता को दिखाने के लिए सारे काम करते थे। इसलिए जब हम एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते हैं तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते हैं। क्या करते हैं? मंदिर को अपना निशाना बनाते हैं। जो कभी कभी बहुत संपन्न, अधिक संपन्न थे, क्या आप उन्हें अध्याय 5 में पढ़ेंगे और उसके बारे में और भी अच्छे से गौर करके हम लोग आपका देखेंगे और उस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान के गाजी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था कि जितना भी एक ऐसा शासक हुआ है, कहाँ का? अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान में गजनी जगह है, वहां का एक शासक हुआ है। ऐसे शासक में सबसे पहले प्रसिद्ध है, उसने 1997 से 2030 तक का शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया गया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाने पर थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। क्या किया गया था? उठा ले गया था और उसका एक आपका गजनी में एक बहुत बड़ा आपका प्रयास किया। ठीक, और इसको भी हम गौर करके देखेंगे। ठीक, सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। कैसे है कि सुल्तान महमूद अपनी जो जीत है, उस जीत के बारे में कई चीजें जानना चाहता था। उसने अलबिरुनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा रखने का काम सौंपा। ऐसा सौंपा, इस उपमहाद्वीप में अपना लेखा जोखा रखने का काम उन्होंने सौंप लिया था। अरबी में लिखी गई कृतियां, यानी कि जो कुछ वर्णन है, किताब उल हिंद आज भी इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि अगर हम स्रोतों की बात करें तो स्रोतों में है किताबुल हिंद, उसके विषय में हम लोग आपका देख सकते हैं और इतिहास पे हम लोग उसका बात भी कर सकते हैं। अल-बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों की आपकी परामर्श किया कि कैसे इसको तैयार करना है। संस्कृत के जो विद्वान हैं उनको भी उन्होंने आपका तैयार किया कि कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसको डेवलप करें। इन सब विषय में हम लोग इनको आपका देख सकते हैं और इन पर आपका ये सारी चीजें थी जिनको हमको आपका गौर करके एक एक करके इनको देखना था और इनको पढ़ना था और इन पर बात भी करनी थी। क्लियर है? चलिए, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं की चौहान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए थे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उसने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गायकवाड़ों से आपका टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कि पृथ्वीराज तृतीय, 1668 से 1192। देखिए, गुजरात में कौन शासन कर रहे थे? चालुक्य। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले में कौन टक्कर ले रहा था? गायकवाड़। और इनमें सबसे प्रसिद्ध है चौहान। इसका आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान, जिसको थर्ड, जिसने क्या किया था? महमूद गोरी को पहले बार में हरा दिया था, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1151 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1992 में उसके हार को उसने अपने हाथों में ले लिया। ठीक, ये सारी चीजें थी जिनको हम लोग देख सकते थे, जिनको हम पढ़ सकते थे, जिनको समझ सकते थे। ठीक, और इनको आपका देखते चले गए कि कैसे आपका युद्ध होता है और कैसे महमूद गोरी इसमें हार जाता है,
क्या चीज देख लिया? चोल राज्य नजदीक से एक नजर। इस चोल राज्य को आप लोग देख लीजिए और नजदीक से एक नजर इस पर पड़ेगी, आप इसको ढूंढिए। ठीक, अब है आपका चोलों को अगर हम नीचे के भाग में देखें तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा। ठीक है, ये है यादव, ठीक, ये है चालुक्य, ये है कल्याणी, ये है बदामी, ये है काकतीय वंश वाले, ये है बेंगी, दक्षिण का कलिंग है, यहाँ कौन शासन कर रहा है ये भी आपके लिए बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक, इनको समझ सकते हैं। गंगावती, चोल, कोची, उरई, मदुरई, पांडे, तंजावुर और कड़ाईगोड़ चोलमपुरम की जितनी भी स्थिति हैं आप उनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, आप उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए और एक एक करके जो है आप इन पर बात भी कर सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं। क्लियर है? इनको आप देखेंगे, इन पर बात करेंगे, सारी चीजें आपकी साफ हो जाएंगी। ठीक, और इनको देख लेंगे। आगे बढ़िए। उरैवर से आपका तंजूबर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कह रहे जो चोल वंश है वो सत्ता में कैसे आया ये हमको देखना है। कावेरी डेल्टा में मुठियार नामक नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कैसे था? एक छोटे सी फैमिली थी, उस फैमिली का आपका मुठियार नामक एक प्रसिद्ध चीजें थी जिसको आप इसमें देख सकते। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। पर्यायी के चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के विजालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य मुठियार को हराकर डेल्टा पर अपना कब्जा कर लिया। 9वीं शताब्दी में उनको हटा दिया और मुठियार को हराकर उस पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। तंजौर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर भी बनाया। आप देख सकते हैं कि तंजावर में जो चोल वंश थे वो कैसा डेल्टा नदी पर उन्होंने अपना कब्जा था, छोटे परिवार से शुरू होकर अपनी सत्ता को कराया। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के वो महंत थे। कौन? चोल शासक। ठीक, और चोल में ये सारी चीजें हम लोग इनको गौर करके आप देख सकते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारी ने आपके पड़ोसी इलाकों को जीता और राज्य के क्षेत्रफल तथा शक्ति उन दोनों को बढ़ा दिया। ठीक, दक्षिण और उत्तर के पंडायन और पल्लव के इलाकों में इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम ने सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया। 1885 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादा क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी आपका पुनर्गठन किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीति को जारी रखा और उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम। जिस तरह से उसके पहले शासक प्रशासक आपका नीतियों पर चल रहे थे वो लोग भी सेम उस तरह से नीति प्रशासन पर आपका चल रहे थे। ठीक, श्री गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के आपके प्रदेशों पर हमला भी हुआ। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। कैसे हुई? उसने एक आपका जल सेना भी आपका तैयार की। भव्य मंदिर और काशिक भव्य मूर्ति और काशिक को थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे इसमें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाई गई तंजौर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। कैसा है कि इन सब की दृष्टि से आपका ये सारे लोग बड़े चमत्कारी रूप में हमारे सामने जो है आपका दिखाई देते हैं और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि कैसी इनकी मूर्ति कला है, क्या इनकी दृष्टि है। इसको आप लोग थोड़ा सा गौर करके जो है आप इनको देखेंगे, अच्छे से विचार करें। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बने। चोल मंदिर जो है ठीक आसपास में बने वो केंद्र थे। ये शिला उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई भूमि से संपन्न कैसे हुए थे? जो बनाई गई भूमि है उनसे संबंध हुए थे। इस भूमि का उपज उन सारे विशेषज्ञों का क्या था? निर्वहन करने और खर्च में होती थी। जो मंदिर के आसपास रहते थे उनके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बामोची, मेहतर, संगीत, नृत्य इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। कह रहे कि केवल आप ये नहीं कह सकते कि वो खाली आपके पूजा आराधना के स्थान है, नहीं, उसमें और कुछ था। ये सारी चीजें भी, वहाँ संगीत है, नृत्य है, वहाँ का जो क्लासिकल है, जो संस्कृति, वो बेसिकली आप देखोगे चोलों के समय में जो मंदिर थे वो संस्कृति संवर्धा को आपका पेश करने वाले थे कि किस तरह की आपका संस्कृति थी, कैसा कुछ है, वो उसको दिखाने वाले थे। ठीक,
वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्टता थी कि कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती थी। ज्यादातर प्रतिमा तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों की भी बनाई जाती। कैसे थे? कुछ देवी देवताओं की बनाई जाती थी और जो उनके कुछ भगत थे उनकी भी। और ध्यान रखना, चोल काल में कांस्यमा प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट आपकी कला प्रतिमाओं में से थी। यानी कि जो कांस्य की जो आपकी मूर्ति बनती थी, शिल्प कला, खास कर चोलों में कोई टक्कर आपका नहीं आपका दे सकता। अब एक मंदिर हमारे सामने है, इस मंदिर को आप अच्छे से गौर करके देखिए, पूरा मंदिर आपको दिखाई देगा, फिर हम इसके आगे बढ़े। चलिए, जिस तरह छत क्रम से पतली होती है, उसी तरह गौर करें कि बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो अलंकृत प्रतिमाएं थी वो आपके लगाई जाती थी। उनको आप देख रहे हैं, ये सब आपको बतानी है और ये सब आपको दिखानी है। ठीक, चलिए अब थोड़ा ऊपर है, देखिए स्पेशल इतना खास जूम करके साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं पूरा अच्छे से। ठीक, और ये वो मूर्ति है कांसे की, जिसको आप अच्छे से गौर करके देखिए कि किस तरह से चोल लोगों में कांसे की जो आपकी प्रतिमा थी उत्कृष्ट तरह से बनाए जाते थे। जो आपका डिजाइन था, ऐसा कोई और नहीं था जो इतनी अच्छी आपका कृतियां बना सके। ठीक, तो ये कला किसको आती थी? ये केवल कला जो थी आपका चोल काल में ही, जो चोल काल शासक हैं। देखिए पूरी इमेज आपके सामने दिखाई देगी। इतनी अच्छी कांसे की मूर्ति बनाने की जो कला है वो केवल इनके ही पास है। ठीक, इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक, कुछ डाउट है पूछ लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़े। अब कह रहे हैं कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां आपके कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से भी संभव हुई है। चित्र 2, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली पहली छोटी शाखाओं में बटी है। ये शाखाएं बार बार पानी से उलझती हैं, इससे वहां किनारे की पर उपजाऊ मिट्टी का जमाव रहता है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आर्द्रता मुहैया कराता है। क्या करता है? इन सब चीज के लिए आर्द्रता जो है आपका मुहैया कराता है, और जो आपका स्पेसिफिक जो आपकी कंडीशन है उसको देखता है। ठीक, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी है। वहां पर 5 से आपका 6वीं सदी आकर इस इलाकों में बड़े पैमाने पर कृषि शुरू हो गई थी। यानी कि जैसे आप देखेंगे 5वीं से जो आपकी 6वीं सदी है, इन इलाकों में बड़े रूप से आकर क्या हुआ, जंगल को साफ कर दिया गया, बड़े पैमाने पर खेती होने लग गई। ये सारी चीजें हो रही थी। कहां पर? खास बात कर रहे हैं हम आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ और दूसरे इलाकों में जमीन का समतल किया जाना, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाया जाना, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। क्या होता था? नहरों का निर्माण। कई क्षेत्रों में एक साल से 2 फसल उगाई जाती है। क्या है? कई क्षेत्रों में एक साल से जो है 2 फसल आपका उगाई जाती रही है, क्योंकि यहाँ डेल्टा नदी का जो आपका क्षेत्र है उसको बाढ़ रोकने के लिए आपके तटबंध बना दिए और खेतों तक जो था नहर के माध्यम से पानी पहुंचा दिया। यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या थी आपका सिंचाई की, वो सिंचाई की समस्या इन्होंने बड़े आसानी ढंग से ही उसको सुलभ कर ली थी। उसमें कोई इतना बड़ा टास्क था नहीं कि जिससे सारी समस्या पैदा हो। ठीक, अब कह रहे हैं कि चोल कांस्य कालीन कितनी सावधानी के साथ अलंकृत किया गया है। गौर कीजिए कि ऐसी प्रतिमा किस तरह से बनी हुई है। ठीक, ये आपको देखना है, और ये उसका एक छोटा सा उल्लेख एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। कई जगह पर फसलों की सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खुदवाए गए थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजनाओं की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन की व्यवस्था करना, इन कामों की देखरेख करना, यह तय करना कि पानी का टकराव कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोग और आपकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से आपका दिलचस्पी दिखाते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, ये जो साम्राज्य है उसका प्रशासन कैसे चलता है इसको देखना है। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचाई खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गया था। इस तरह के गांव में समूह
नाडु कहलाते थे। जो इस तरह के गांव थे वो क्या कहलाते थे? आपका नाडु कहलाते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने के और कर वसूलने की कई प्रशासकीय कार्य भी करते थे। अब देखिए, जो नाडु हैं उनका काम क्या था? ग्राम परिषद यानी गांव के क्षेत्र में क्या करना? न्याय व्यवस्था करना और वो आपका कर वसूलना। ये सारा क्या था? इनकी वर्किंग प्रोसेस था। क्या था इनका? वर्किंग प्रोसेस। ठीक, आगे देखिए, बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु का कामकाज अच्छा खासा नियंत्रण। एक जाति थी विशेषकर, और ये कैसी थी? समृद्ध किसान थे। इनका काम क्या था कि चोल सरकार में जितना भी नाडु का कामकाज है वो सारा नियंत्रण, ये सारा काम इनके पास आपका दिया गया था और इनको आपको सौंपा गया था। उसमें से कई धन भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुंदवेद वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अय्यार यानी कि प्रधान की उपाधि दी थी। अगर कहीं लिखा है अरियार तो इसका सिंपल मतलब है कि अरियार का मतलब है आपका प्रधान से, और अपनी सेवा प्रदान करने वाला जो वेलन नियंत्रण है उसको कहते हैं किसान। ठीक, ये चीज हमको इसमें देखनी है और ये चीज अपनी बात करनी है। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर बात भी कर। अगला है भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। कोटि का मतलब है किस प्रकार भूमि को डिवाइड किया गया था, क्या उसकी कैटेगरी, क्या ग्रेड दी गई थी, उस पर हम लोग बात करें। बेलना बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। महोदय मतलब ब्राह्मोदय मतलब ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग ब्राह्मोदय कहते हैं। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान यानी कि तुरुरापकट्टी, ये क्या था? मंदिरों का उपहार दी गई भूमि। ठीक, पंचानन जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये सारे भूमि के प्रकार थे कि कैसे कैसे भूमियों को दान में दिया जाता था, कैसे करते थे। इस चीज का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है, हमको देखने की आवश्यकता है और गौर करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत